सोचिए, अरुणाचल प्रदेश, तवांग जिला और वहां पहाड़ों के बीच से गिरता हुआ 100 मीटर ऊंचा झरना, पानी की वो आवाज, वो धुंध, चारों तरफ हरियाली, कमाल का नजारा होगा, है ना? बिल्कुल। इसे नुरानांग फॉल्स कहते हैं, कोई जंग फॉल्स कहता है, कहीं कहीं बोंग बोंग फॉल्स भी सुनने में आता है। तो आज हम इसी शानदार थोड़ी रहस्यमयी सी जगह के बारे में गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इसकी पूरी कहानी, मतलब जो भी जानकारी हमारे पास है उसे आपके सामने रखें। हमारे पास जो जानकारी है उसके बेसिस पर हम देखेंगे इसका भूगोल, ये अलग अलग नाम क्यों पड़े, क्या कहानियां जुड़ी हैं, और हाँ, अगर कोई वहां जाना चाहे तो क्या जरूरी बातें हैं, क्या चीजें हैं जो शायद पहली बार में पता ना चले। बिल्कुल, मकसद यही है कि इस झरने से जुड़ी जो सबसे अहम और दिलचस्प बातें हैं वो सब समझी जाएं। ये जानकारी कुछ दस्तावेजों से हमने जुटाई है जो इसकी लोकेशन, हिस्ट्री और ट्रैवल डिटेल्स पर फोकस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ है ये एग्जैक्टली? ये है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। तवांग शहर से अगर आप जाएं तो करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और जांग कस्बा है पास में, उससे तो बस 2 किलोमीटर पहले ही। अच्छा, मतलब तवांग और बोमडेला वाली मेन रोड के पास। जी हाँ, बिल्कुल उसी रोड के पास, और ऊंचाई भी अच्छी खासी है, करीब 6000 फीट समुद्र तल से। और देखिए, इसकी खासियत ये है कि जो नुरानंग नदी है ना, जिससे ये झरना बनता है, हाँ, वो निकलती है सेला पास की उत्तरी ढलानों से। मशहूर सेला पास। हाँ, वहाँ से बहती भी आती है और फिर यहाँ इस जगह पर करीब 100 मीटर नीचे गिरती है, मतलब 300 फीट से भी ज्यादा। बाप रे, 100 मीटर। हाँ, और फिर आगे जाकर ये तवांग नदी में मिल जाती है। आसपास का नजारा भी, जैसा आपने कहा, कमाल का है। खूब हरियाली, थोड़ी नुकीली उबड़ खाबड़ चट्टाने, बहुत सुंदर लगता है। सही। अच्छा, इसके नामों की बात करते हैं। नुरानांग तो है ही, जंग फॉल्स भी सुना है? हाँ, शायद वो जांग कस्बे की वजह से, और एक बोंग बोंग फॉल्स भी। इतने सारे नाम। हाँ, ये नामों वाली बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जंग फॉल्स तो सीधा सा है, पास में जांग कस्बा है तो उसी के नाम पे। ओके। बोंग बोंग फॉल्स का ओरिजिन उतना क्लियर नहीं है कि ये नाम कहाँ से आया, पर नुरानांग नाम, इसके पीछे एक कहानी है, एक स्थानीय कहानी। अच्छा, क्या कहानी है? माना जाता है, मतलब स्थानीय लोग मानते हैं कि इसका नाम नूरा नाम की एक लड़की पर रखा गया है। वो मोनपा समुदाय की थी, जो वहाँ का एक प्रमुख स्थानीय समुदाय है। मोनपा लड़की नूरा। हाँ, और कहानी जुड़ी है 1962 के भारत चीन युद्ध से। ओह। कहते हैं कि नूरा ने एक भारतीय सैनिक, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, उनकी मदद की थी चीनी सेना से छिपने में, लड़ने में। अरे वाह। तो उस लड़की की हिम्मत और मदद के सम्मान में वहाँ के लोगों ने झरने का नाम नुरानांग रख दिया। तो ये सिर्फ एक झरना नहीं, ये तो इतिहास से जुड़ा है, वीरता की कहानी है इसमें। बिल्कुल, ये स्थानीय इतिहास, हिम्मत और वहाँ के समुदाय की पहचान का प्रतीक बन गया है। इसीलिए शायद इसे कभी-कभी छिपा हुआ रत्न भी कहते हैं। थोड़ा मेन रोड से हटकर है ना। सही कहा। ये कहानी जानने के बाद तो जगह का महत्व और बढ़ जाता है। अच्छा, अगर कोई टूरिस्ट वहां जाए तो क्या कर सकता है? मतलब क्या झरने के एकदम पास जा सकते हैं? हाँ, ऐसा बताया गया है कि ऊपर से नीचे, मतलब झरने के बेस तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अच्छा। तो आप नीचे उतरकर उस बड़े से झरने को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। सोचिए, पानी गिरने की वो जोरदार आवाज और हवा में वो पानी की बारीक फुहारें, वो महसूस करना तो यकीनन एक अलग ही अनुभव होता होगा। बहुत शक्तिशाली नजारा। हाँ, वो तो हो गई। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका बॉलीवुड कनेक्शन भी है। अरे हाँ, बिल्कुल है। इसने नुरानांग को देश भर में फेमस करने में बड़ा रोल निभाया। कौन सी फिल्म? 1997 में आई थी फिल्म कोयला, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित वाली। हाँ हाँ, याद है। उसका वो गाना तन्हाई तन्हाई तन्हाई, वो यहीं शूट हुआ था। ओह, माधुरी दीक्षित वाला गाना यहीं पर। हाँ। और कहते हैं कि ये अरुणाचल में शूट होने वाली पहली बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में से थी। अच्छा। इसके बाद साल 2000 में एक असमिया फिल्म आई थी, हेया दिया निया। उसका भी एक गाना मीठा मीठा यहीं शूट हुआ था। वाह। तो फिल्मों ने इसे काफी पॉपुलर बना दिया। वाह, मतलब फिल्मों की वजह से तो ये जगह काफी लोगों की नजरों में आ गई होगी। बिल्कुल। लेकिन जानकारी में एक और थोड़ी हट के बात पता चली। झरने के बेस के पास, मतलब बिल्कुल नीचे, एक छोटा सा हाइडल प्लांट भी है, पन बिजली घर। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ, ये अनोखी बात है, पर सच है। एक छोटा सा प्लांट है वहाँ, जो नुरानांग नदी के पानी के फ्लो का इस्तेमाल करता है। अच्छा। और उससे बिजली बनाता है। शायद आसपास के गांवों के लिए या लोकल जरूरतों के लिए, उनके लिए उपयोगी भी है। एक तरह से देखें तो प्रकृति
और इंसान की जरूरत का तालमेल। ये सच में इंटरेस्टिंग है, सुंदरता भी और उपयोगिता भी। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल बात, नीचे जो पानी जमा होता है झरने के, हाँ, वो कहते हैं काफी ठंडा और साफ होता है। हाँ, और लोग उसमें तैरते भी हैं। हाँ, ये जानकारी है कि पानी ठंडा और साफ होने की वजह से लोग तैरने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन साथ में ये भी जोर दिया गया है कि सावधानी बहुत जरूरी है। क्यों? एक तो पानी बहुत ठंडा होता है, दूसरी नीचे चट्टानें हो सकती हैं, पता नहीं कहाँ पर क्या हो, और पानी का बहाव खासकर मॉनसून में काफी तेज और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। हाँ, ये तो है। तो तैरने का मन करे तो भी रिस्क तो रहता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये जरूरी पॉइंट है, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, तो अगर किसी को जाना हो तो सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है वहाँ जाने का? देखिए, अगर झरने को उसके पूरे शबाब पर देखना है, मतलब जब पानी सबसे ज्यादा हो, हाँ, तो मॉनसून का टाइम बेस्ट बताया गया है, जून से सितंबर के बीच। बारिश की वजह से नदी में पानी खूब होता है और झरना एकदम जोरों पर होता है। वो नजारा तो मतलब जबरदस्त होता है। लेकिन मॉनसून में पहाड़ों में तो वैसे ही थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वही टाइम है जब सबसे ज्यादा सावधान भी रहना होता है। अच्छा, एक तो नुरानांग नदी खुद उफान पर हो सकती है, झरने के बहुत करीब जाना खतरनाक हो सकता है, फिर चट्टानें गीली होती हैं तो फिसलने का डर बहुत ज्यादा, और पानी का बहाव तेज हो तो बह जाने का खतरा भी रहता है। एक और बात पता चली है क्या? कि नीचे जाने के लिए जो पत्थर की सीढ़ियां हैं ना, हाँ, उनके कुछ हिस्से भारी बारिश की वजह से टूट गए हैं या डैमेज हो गए हैं। कहीं कहीं पर बड़ी गैप या खाई जैसी बन गई है। अरे बाप रे। तो उसे पार करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पैर फिसल ना जाए। तो हाँ, सुंदरता तो पीक पर होती है, पर रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है, सुरक्षा का ध्यान रखना ही पड़ेगा, खासकर मॉनसून में। अच्छा, तो वहाँ पहुँचने की बाकी बातें क्या हैं? जैसे कोई एंट्री फीस है, कैसे पहुँच सकते हैं, और क्या बेसिक फैसिलिटीज हैं टूरिस्ट्स के लिए? हाँ, जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है। जानकारी के मुताबिक नुरानांग फॉल्स घूमने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री है बिल्कुल। अच्छा, फ्री है? हाँ, और पास में जो हाइडल प्लांट है वहाँ पार्किंग का भी कोई चार्ज नहीं लगता, और क्योंकि ये कोई फॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है तो कोई फिक्स खुलने बंद होने का टाइम भी नहीं है। मतलब कभी भी जा सकते हैं? हाँ, पर जाहिर है दिन की रोशनी में जाना ही सेफ और सही रहता है। नीचे उतरने और वापस ऊपर चढ़ने में अंदाजा है कि आधा घंटा से 1 घंटा लग सकता है। ठीक है, और पहुंचेंगे कैसे? तवांग या बोमडिला से टैक्सी ले सकते हैं, या अपनी गाड़ी है तो वो भी। मेन हाईवे से थोड़ा अंदर है, एक छोटा सा रास्ता जाता है झरने तक। ओके, और वहाँ मतलब टॉयलेट्स वगैरह हैं? नहीं, यही एक जरूरी बात है। फिलहाल वहाँ टॉयलेट्स या दूसरी बेसिक टूरिस्ट फैसिलिटीज नहीं है, तो जो भी जा रहे हैं उन्हें ये चीज ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। समझ गया, मतलब जाना फ्री है, रास्ता है, पर फैसिलिटीज नहीं है, और सेफ्टी का ध्यान रखना है, खासकर मौसम का। ठीक है, अब अगर कोई इतनी दूर नुरानांग तक जा ही रहा है तो क्या आसपास और भी कुछ देखने लायक है? होता ना, एक ट्रिप में कई जगह कवर कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पूरा इलाका ही बहुत खूबसूरत है और कई जरूरी जगह हैं वहाँ। जैसे बताइए। एक तो सेला पास, वो तो रास्ते में ही पड़ेगा, करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर खुद ही एक डेस्टिनेशन है। हाँ, सुना है, बहुत खूबसूरत है। फिर तवांग मठ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, वो तो तवांग का मेन अट्रैक्शन है। बिल्कुल। और अगर परमिशन मिले तो बुमला पास जा सकते हैं, जो भारत चीन बॉर्डर पर है। शोंगा सैर झील भी है, जिसे कोयला फिल्म के बाद माधुरी झील कहने लगे। ओ हाँ, माधुरी झील। और जसवंतगढ़, ये राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का मेमोरियल है, जिनकी कहानी नुरानांग से भी जुड़ी है। हाँ, सही कहा। इनके अलावा रास्ते में चक्सम ब्रिज है पुराना सा, और तवांग वॉर मेमोरियल भी है। तो हाँ, नुरानांग फॉल्स के साथ इन जगहों को मिलाकर एक अच्छी पूरी ट्रिप बन सकती है। बढ़िया है, मतलब ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं बल्कि पूरे तवांग घूमने के प्लान का एक अहम हिस्सा बन सकता है। अच्छा, इन सब बातों के अलावा कोई और एंगल या पहलू भी है इसका जिसका जिक्र मिला हो, कुछ अलग सा? हाँ, एक और परत है इसकी जो इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। जानकारी में एक साइंटिफिक स्टडी का जिक्र है। साइंटिफिक स्टडी किस बारे में? ये स्टडी नुरानांग नदी बेसिन पर की गई थी। मकसद था ये समझना कि जो पूर्वी हिमालय में क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, हाँ, उससे जो पानी बहकर आता है उसमें इस नदी बेसिन का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब ग्लेशियल मेल्ट वाटर रन ऑफ में इसका क्या रोल है। ओह, ये तो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। बिल्कुल, और इस तरह की हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज बहुत जरूरी है
ताकि बढ़ते टेम्परेचर के हिसाब से हम पानी के संसाधनों की प्लानिंग और मैनेजमेंट ठीक से कर सकें। तो ये दिखाता है कि ये झरना और नदी सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि बड़े एनवायरमेंटल और साइंटिफिक स्टडीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सही। तो मतलब आज हमने नूरानांग फॉल्स को कई अलग अलग एंगल से देखा। और कि वो 100 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई, लोकेशन, इसके कई नाम, और खासकर नूरानांग नाम के पीछे की वो नूरा वाली कहानी, मोनपा समुदाय का जिक्र, बिल्कुल। फिर बॉलीवुड का कनेक्शन, कोयला फिल्म वाला, पास में वो छोटा सा हाइडल प्लांट, घूमने जाने का सही टाइम यानी मॉनसून, लेकिन साथ में सेफ्टी की चिंताएं, वो टूटी सीढ़ियां, और ये भी कि एंट्री फ्री है पर फैसिलिटीज नहीं है। और आसपास सिला पास, तवांग मठ, जसवंतगढ़ जैसी जगहें भी हैं, और आखिर में ये साइंटिफिक एंगल भी। सही कहा। ये सारी बातें मिलकर ना एक अहम सवाल सामने लाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि नूरानांग फॉल्स जैसी जगहें जो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी नाजुक भी हैं, उनके सामने कई तरह के प्रेशर हैं। एक तरफ टूरिज्म बढ़ रहा है, फिल्मों की वजह से और पॉपुलैरिटी आई। दूसरी तरफ उसकी नेचुरल ब्यूटी और इकोलॉजी को बचाना भी है। फिर लोकल लोगों के लिए उसकी यूटिलिटी भी है, जैसे वो हाइडल प्लांट। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज का असर, जिसकी स्टडी हो रही है। तो सवाल ये है कि इन सब के बीच, मतलब टूरिज्म, कंजर्वेशन, लोकल जरूरतें और एनवायरमेंटल चेंजेस, इनके बीच एक सही बैलेंस कैसे बने? ये तो मुश्किल सवाल है। ये जो नाजुक पहाड़ी इकोसिस्टम है, ये इतने सारे दबावों को कैसे झेलेंगे और हम इन्हें भविष्य के लिए कैसे बचा कर रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए, खासकर जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं या उनके बारे में जानते हैं।